लेकिन चूंकि आपने ये चर्चा छेड़ी है तो आप क्या दोहरा जीवन जी रहे हैं? क्या इमरान को खुद एक शायर को एक पार्टी का गुलाम बनना पड़ा ताकि उनकी आवाज मैग्नीफाई हो? कई शायर ऐसे हैं जो आज भी ये मानते हैं कि हमें पार्टी और सियासत से कुछ नहीं लेना देना, और उनकी कलम में क्या कम था? रुको जरा, सब्र करो। पहले तो आपके सवाल में जो शब्द है, आप आज तक में नौकरी कर रही हैं तो आज तक की गुलाम थोड़े ही हैं। क्या बात कर रहे हैं? मैं एक पार्टी के साथ काम कर रहा हूं, हम किसी संस्थान के साथ काम करते हैं, संस्थान हमें सम्मान देता है, हम संस्थान की विचारधारा के साथ सहमत होते हैं, तब तक साथ चलते हैं। जिस दिन हमें लगेगा कि संस्थान हमारी विचारधारा से सहमत नहीं है, हमारी शर्तों को नहीं मान रहा है, उस दिन ये हो सकता है मेरा अपना जो उसूल है कि मैं पार्टी तो नहीं बदलूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। हमारी अपनी एक दुनिया है। क्या राजनीति में आना जरूरी हो गया था इमरान? बिल्कुल जरूरी हो गया। बहुत सारे शायर ऐसे हैं जो मानते हैं कि अपनी कलम को आजाद रखना किसी भी एक पार्टी की विचारधारा से उनकी पूरी जिंदगी का लक्ष्य होता है। नहीं, देखिए, आप जिस दौर में जी रहे हैं, इस दौर में अगर आप ये कह रहे हैं कि आप तटस्थ हैं तो आप सबसे बड़ी सियासत कर रहे हैं। ये कहना कि मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं है, ये सबसे बड़ी सियासत है। जो भी ये कह रहा है वो सबसे बड़ी सियासत कर रहा है। वो अपने आप को सबका रखना चाहता है, और मेरा अपना मानना है कि या तो इधर खड़े हो जाओ या तो उधर खड़े हो जाओ। आज का दौर ऐसा है कि आप सिर्फ जुल्म को बुरा मत कहो, जालिम को बुरा मत कहो, जो अच्छा है उसका साथ भी दो। हम सिर्फ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टा पे पोस्ट कर देते हैं, ये मामला हुआ, ये बड़ा गलत हुआ। जिसके साथ गलत हुआ उसके साथ खड़ा कौन होगा? अगर सारे लोग एक सोशल मीडिया पे एक पोस्ट करके अपनी जिम्मेदारी से अलग हट जाएंगे तो मुझे लगता है कि साथ देने वालों की कमी आ गई। पहले होता था, बड़े बड़े प्रोटेस्ट होते थे, आंदोलन होते थे, हुकूमतें झुकती थी। अब क्या है कि हमने फेसबुक पे एक पोस्ट लिख दिया, ट्विटर पे एक ट्वीट कर दिया, हमें लगता है हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। नहीं, हमें सड़क पर भी उनका साथ देना है। और अगर मैं संसद में भी गया हूं तो मैंने सबसे पहले यूनिवर्सिटी के बच्चों की फीस वृद्धि के खिलाफ संसद में जो पहली स्पीच की मैंने वो वहां पे की। मैं वहां पर हिंदू मुसलमान बन के नहीं गया, मैं वहां एक युवा बन के गया हूं, और मैं लगातार जिस पर भी जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ बोल रहा हूं। एक पुरानी आपकी शायरी है जो लोग बहुत वायरल कर रहे हैं, उसकी दो लाइनें आपको सुनाकर आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। ये एक शायर का दावा है, कभी भी रद्द नहीं होगा, तेरे कद के बराबर अब किसी का कद नहीं होगा। इलाहाबाद वालों मेरी बात याद रखना, तुम कई सदियों तक कोई अतीक अहमद नहीं होगा। बड़ा पुराना सवाल है और बड़ी पुरानी कविता है ये। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था, फ्री स्टाइल, मतलब गांव से आया था। वो शाहिद का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया था कि देखूं तेरा ज़र्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आया पढ़ने के लिए, किसी धन्ना सेठ की औलाद नहीं था, राजनीतिक परिवार नहीं था, खानदान में कोई शायर नहीं था, तो मुझे तो मंच चाहिए थे। जो भी मंच मिलता था उस पर चढ़ता था, अपनी प्रतिभा दिखाता था, पेमेंट लेता था, घर जाता था। एक वक्त आने के बाद आपको समझ में आता है कि आपकी वैचारिकी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, आपको किन मुद्दों पे लड़ना है। अच्छा, कवि सम्मेलन और मंचों के एक उसूल हैं। आप मंच समझती हैं, यहाँ आने पे आपने दो चार जुमले बोले, उसके बाद लोग कनेक्ट हुए ना, वरना लोग तो संगीत के असर में थे। तो हम जब मंच पे आते थे तो लोग मुख्य अतिथि के असर में हैं, तो हमने मुख्य अतिथि के लिए चार पंक्तियां सुनाई, उसके बाद फिर वो सुनाया जो हमें सुनाना था। अच्छा, ये वही था। तो समा बांधते थे आप? हाँ, इसको समा बांधना ही कह सकते हैं। भीड़ को अपने से जोड़ने के लिए आपको चला वो तीर जो बेहतर तेरी जबान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जबान में है। तो हमारी आंख में तो जादू नहीं है, लेकिन जबान में जादू जगाने के लिए ये सारे तिकड़म अपनाने पड़ते थे। क्या बात है, आपने खुद ही कह दिया तिकड़म अपनाने पड़ते थे। सच्चाई भी शायद शायर की सबसे बड़ी ताकत होती है, अगर पूरी जिंदगी वो उसको किसी पार्टी में रहते हुए भी संभाल कर रख सके। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये आवाम से वादा है मेरा। क्या बात है। तो अब मुझे लगता है कि यही लोग जो आपके लिए तालियां बजा रहे हैं अब कुछ सुनना चाहते हैं। कितने लोग सुनना चाहते हैं एकदम इमरान प्रतापगढ़ी अनसेंसर्ड? और भूल जाइए कि नेता हैं, भूल जाइए कि किस दरबार पे जाकर, मतलब किस पार्टी के साथ जाकर आपको काम करना पड़ता है। देखिए 1956 में संयुक्त राज्य अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति नहीं बने थे यूएस के जॉन एफ कैनेडी। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक छात्रों से बातचीत कर रहे थे
तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर हर राजनेता को शायरी और कविता आने लगे, पोएट्री आने लगे, और हर राजनेता पोएट्री और शायरी करने लगे, तो ये दुनिया जिंदगी जीने के लिए और खूबसूरत तो हो आपने सकती है। कितनों को सिखाया ये बताइए। अब असल बात ये है, राहुल जी को भी सिखा रहे नहीं देखिए, सिखा रहे? सबसे पहले तो मैं देश की पार्लियामेंट में पहुंचा हूं और पिछले 2 साल की पार्लियामेंट की तमाम जो स्पीचेस हैं उठा के देखिए, आपको लगेगा कि सारे लोग शायरी सुना रहे हैं। खरगे साहब शायरी सुना रहे हैं, धनखड़ साहब शायरी सुना रहे हैं। एक दिन तो धनखड़ साहब ने, यानी चेयरमैन साहब ने राज्यसभा के, फाइनेंस मिनिस्टर से कहा कि क्या इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी पे टैक्स लग सकता है क्या? वो आप वो वीडियो उठा करके देखिएगा। तो अब कोई भी शेर सुनाता जिसको मैंने शेर ना भी लिख के दिया हो, तो चेयरमैन साहब को ये लगता है कि मैंने ही लिख के दिया होगा। तो एक शायराना सा माहौल बना है और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है, एक अच्छा माहौल बन रहा है। और ऐसा माहौल मुझे लगता है कि मोदी जी भी शायरी सुनाते हैं कभी कभी, सुषमा स्वराज जी थी तो बहुत अच्छे अच्छे अशार सुनाती थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब अच्छे अशार सुनाते थे, हाँ लालू जी थे तो बहुत शानदार माहौल रहता था सदन का, अडवाणी जी ने भी कभी कभी शायरी सुनाई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में और कुछ लोग सुनाने लगेंगे। मैं तो कोशिश करूंगा कि राहुल जी भी सुनाने। अब अडवाणी जी का क्रेडिट मत लेने लगिएगा आप। हम किसी की क्रेडिट नहीं ले रहे हैं, उसकी क्रेडिट हम आपको दे रहे हैं। मजा आया, बहुत आग जलती है, बहुत जोश रहता है, धीरे धीरे, लेकिन वो समझता है कि व्यावहारिक तरीका क्या है जीने का। हर किसी को अपना अपना मिला हुआ है हक। अब मेरा प्रश्न आपसे ये है कि कई बार हम देखते हैं कि सोशल मीडिया हो, कई बार आपके पीछे भी पड़ते हैं, मतलब एक अलग ब्लड हंटिंग वहां होती है। क्या एक ऐसी परिस्थिति बन सकती है जिसमें हर तरह की विचारधारा का सम्मान हो? मैं मानती हूं कि कई लोग सोशल मीडिया पर सिर्फ इसलिए अब आते हैं क्योंकि उनको ब्लड हंटिंग किसी की करनी होती है। मतलब हम कहते हैं कि सड़क पे लिंचिंग ना हो, लेकिन सोशल मीडिया पर एक अलग किस्म की लिंचिंग होती है लोगों की, और सिर्फ उनकी विचारधारा की वजह से। बीच का रास्ता क्या हो सकता है एक शायर की देखिए, नजर सबसे पहली बात तो मैं अपनी नई नस्लों से एक बात कहूंगा, सोशल मीडिया आपकी बात पहुंचाने का एक जरिया भर है, बहस का प्लेटफॉर्म नहीं है। वहां बहस मत करिए। आपको ट्वीट करना है, आपको फेसबुक पे कुछ लिखना है, इंस्टा पे कुछ लिखना है, लिख दीजिए, डाल दीजिए, अपनी बात पहुंचा दीजिए, उस पर रिप्लाई करने मत जाइए, कमेंट पढ़ने की जबरदस्ती कोशिश मत करिए, और पढ़िए भी तो किसी को रिप्लाई मत करिए। आप रिप्लाई करेंगे और आप सोचेंगे कि सामने वाला आपसे सहमत हो जाए, तो वो तो ऑलरेडी उसका तो काम है ना, वो एक पूरी पेड टीम बैठी है। तो ऐसे में उससे बहस मत करिए, लड़िए मत, अपनी बात रख दीजिए, तो शायद बचे रहेंगे। वरना हम सबको झेलना पड़ता है और बहुत सारे लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। हम लोग तो ऐसी दुनिया से आए हैं गांव में कि अगर आपके खिलाफ आपके अच्छे अच्छे जो पोस्ट हैं उस पे जो कमेंट आते हैं उसको अगर मतलब माँ और पिताजी पढ़ लें तो शायद आपका सोशल मीडिया छुड़वा दें कि बंद करो ये सब, ये क्या तमाशा है। लेकिन आपको जीना भी है, मीडिया तो आपको दिखाएगा नहीं, तो सोशल मीडिया का सहारा भी लेना है। तो ऐसे में हमारे पास माध्यम क्या है? हमें लोगों के पास जाने के लिए एक तो मंच है, दूसरा वो वाला प्रपंच है, तो उससे निपटना ही है। तो आप कैसे पार पा सकते हैं? वो जिसका जिक्र फसाने में था ही नहीं, वो बात इन साहब को बड़ा नागवार गुजरी है। अब बैठे भी हमारे मंच पे हैं, बताइए, यही सुंदरता है। ये नया भारत है, ये घर में घुस के मारता है। सही पकड़े हैं। यहाँ पे बैठे हैं, मंच हमारा है, और फिर भी शिकायत कर रहे हैं कि हम इनको दिखाते नहीं हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ, हम लोगों के बीच में बहुत सामान्य बातचीत हो रही है, तो आपको सामान्य तरीके से ही मैं बात कह रहा हूँ। मैं जब मीडिया की बात करूं तो देखिए, मैं कलम का आदमी हूं, तो जाहिर सी बात है मेरी शिकायत भी अपने परिवार के लोगों से ज्यादा होगी। साहित्यकार पर हमारी भी तो शिकायत है, आजाद रहते हैं, देते अपनी कलम को, क्या धार थी। अब ऐसा लगता है आप स्वतंत्र पत्रकारिता चलिए शुरू करिए। बिल्कुल वही कर रहे हैं हम लोग, वही कर रहे हैं, और इसीलिए आप भी मजबूर होते हैं इस मंच पर आने के लिए। देखिए, आप भी मजबूर होते हैं क्योंकि आज तक जैसा मंच है नहीं। इमरान प्रतापगढ़ी जी, आप भी जानते हैं आज तक जैसा मंच है नहीं। मैं महाराष्ट्र गई, शरद पवार से लेकर नाना पटोले ने मुझे इंटरव्यू दिया। क्यों दिया? क्योंकि उनको पता है कि हमारी क्रेडिबिलिटी और सर्वश्रेष्ठता पूरी दुनिया में धमक रखती है, और वो किसी एक व्यक्ति के बोलने से ना तो ऊपर चढ़ती है ना गिरती है। कुछ चीजें स्थायी होती हैं। तभी आप भी आए हैं, आपके कुछ प्रशंसक आगे की कतारों में बैठे हैं, वो भी इसीलिए आए हैं क्योंकि उनको पता है
कि यहाँ पर से जो हम वीडियो एडिट कर करके डालेंगे वो वायरल होगा। अंजना जी देखिए, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है। मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। आज तक बहुत अच्छा संस्थान है, मैं किसी एक संस्थान को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। तो बाकियों का भड़ास यहाँ मत हम निकालिए। यहाँ अगर आए हैं ना तो आपने हमें बुलाया है, हम तब अच्छा हमको सिखा पाए हैं। बिल्कुल हमारे हम मेहमान हैं आप। हमने कितने खास बुलाया सांचों में आपको। ढल के आए हैं, कितने सांचों में ढल के आए हैं, ख्वाब की तरह पल के आए हैं। तुम सिफारिश से जहां पहुंचे हो हम वहां खुद ही चल के आए हैं। तो हमें तो बुलाया गया, हमें तो बुलाया गया है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।